हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर टॉपिक किस्तों में त्रुटि की दशा में आंशिक माल को वापस लेना। मतलब कहने का क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि विक्रेता पूरे माल को वापस ले लेता था, परंतु अब हम पढ़ेंगे कि विक्रेता आंशिक माल को वापस लेता है। आंशिक का मतलब पूरा माल वापस ना लेकर के कुछ भाग वापस ले लेता है। तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। देखें क्वेश्चन, पढ़ के आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2008 रामा लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 5 cars costing ₹1 लाख each on हायर परचेज सिस्टम। 1 अप्रैल 2008 को रामा लिमिटेड ने दिल्ली मोटर से 5 कार खरीदी, ठीक है। 1 लाख रुपए की एक है, तो 5 कार कितने की हो गई? 5 लाख रुपए की हो गई, ठीक है। द पेमेंट वॉज टू बी मेड ₹1 लाख डाउन एंड रिमाइंडर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1 लाख ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। क्या कहा? 1 लाख रुपए तो उसी टाइम पेमेंट कर दिए और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिए, जो कि 1 लाख रुपए की एक थी। तो सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए की ही 5 कारें हुई। एक का 1 लाख रुपए पहले दे दिए, रह गए 4 लाख और 4 लाख की ही इंस्टॉलमेंट्स हैं। इट मीन्स इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। साथ में इन्होंने लिख दिया टुगेदर विद इंटरेस्ट, इट मीन्स इंटरेस्ट अलग से है, इट मीन्स 12% रेट से। रामा लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। Rama Limited couldn't pay the installments due on 31st March 2010. After negotiations, Delhi Motors agreed to leave 2 cars with the purchaser, adjusting the value of other 3 cars against the amount due at 20% per annum on diminishing balancing method. क्या कहते हैं कि रामा लिमिटेड है 31 मार्च 2010 को पेमेंट होने वाली इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं कर पाया। 1 अप्रैल 2008 में खरीदी थी हमने, पहली इंस्टॉलमेंट गई 31 मार्च 2009 को, दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2010 में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाया। आफ्टर नेगोशिएशन, इट मीन्स उनका आपस में विचार विमर्श हुआ, दिल्ली मोटर्स एग्री हुए टू लीव 2 कार्स विद द परचेजर, कि 2 कार परचेजर के पास ही छोड़ दी जाएंगी, और एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 3 कार्स, और बाकी 3 कार की वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। कैसे? द अमाउंट ड्यू एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। और जो 3 कार ली हैं उन पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाई जाएंगी 20%, जबकि परचेजर अपने पास इंस्टॉल डेप्रिसिएशन लगाता था कितना? 10% रेट से। अब विक्रेता, इट मीन्स वेंडर ने जब कार वापस ली है तो वो अपने पास 20% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है, ठीक है। दिल्ली मोटर्स आफ्टर स्पेंडिंग रिनोवेशन एक्सपेंसेस 15,000 रीसोल्ड द 3 कार्स फॉर ₹2,20,000 ऑन 31 अगस्त 2010, ठीक है। दिल्ली मोटर ने आफ्टर स्पेंडिंग रिनोवेशन एक्सपेंसेस, रिनोवेशन खर्चे किए उन्होंने कुछ उन पे, और 15,000 रुपये खर्च हुए, और फिर वो 3 कार 2,20,000 में 31 अगस्त 2010 को बेच दी। तो सबसे पहले बेटा हम 31 मार्च 2010 तक का अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि जो कार वापस की गई हैं उनकी अमाउंट 31 मार्च 2010 को कितनी थी, ठीक है। परचेजर के पास कितनी थी, सेलर ने उनकी वैल्यू कितनी लगाई है आफ्टर 20% डेप्रिसिएशन लगा करके, तो इससे परचेजर को या सेलर को कितना लॉस होता है, ठीक है। परचेजर को लॉस होगा। देखो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रामा लिमिटेड, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की बुक्स में हमने लेजर अकाउंट मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार अकाउंट बनाएंगे। कार अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स
इट मीन्स 5 कार हैं, 1 लाख रुपए की एक कार है तो टोटल कार हो गई 5 लाख रुपए की। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन वो कितना लगाता है, 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है रामा लिमिटेड अपने पास, इट मीन्स परचेजर 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है। क्वेश्चन में दे रखा है किस बेस पे लगाता है वो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, रामा लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है, तो रह गया, हो गया टोटल 50,000 क्लोजिंग बैलेंस, देन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 2009 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 4,50,000 रुपये। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए पे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कहाँ है, तो अगले साल भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 लाख पे 10% रेट से 50,000। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन करो और फिर आप आगे चलो, छोड़ दो यहाँ तक, फिर हम दिल्ली मोटर्स का अकाउंट बनाएंगे जैसे हमने पीछे सीखा था। ऐसे ही सेम प्रोसेस, बाय कार 5 लाख रुपी। ठीक है, डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपी एट द डाउन पेमेंट, बैलेंस रह गए 4 लाख, 4 लाख का 12%, 12 चौके 48,000, टू बैंक अकाउंट 1,48,000 रुपये, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, देन कैरी फॉरवर्ड टू बाय बैलेंस बी डी 3 लाख रुपये। ठीक है, अब 3 लाख पे क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, इसलिए 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट के हैं प्लस 48,000 रुपये किस चीज़ के हैं, इंटरेस्ट के हैं। इसलिए जो पहली पेमेंट 31 मार्च 2009 को गई है वो 1,48,000 रुपये की गई है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3 लाख, देन कैरी फॉरवर्ड, फिर अब 3 लाख पे हम 12% रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे 36,000 रुपये। अब वो क्योंकि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया है, इसलिए उस डेट पे 31 मार्च 2010 को उसने 3 कार वापस ले ली। तो हमने ये देखना है, इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था हमने रीपोसेशन ऑफ गुड्स, उसमें हम क्या करते थे, क्योंकि हमारा पूरा सामान वापस ले लेता था विक्रेता, पूरी गुड्स वापस ले लेता था, इसलिए यहीं पे हम क्लोज कर देते थे टू, जो भी गुड्स था, मशीन है, प्लांट है, जो भी था, मान लो मशीनरी था तो टू मशीनरी अकाउंट लिख देते और क्लोजिंग बैलेंस हो जाता था। बट अब यहाँ पे सिर्फ 5 कार थे टोटल, उसमें से उसने 3 कार वापस ली है, 2 कार वापस उसके क्रेता के पास छोड़ दी हैं। तो हमें 3 कार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, कि क्रेता के पास उन 3 कार की क्या वैल्यू है और विक्रेता के पास क्या है। तो हमने वर्किंग नोट बनाया। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं, देखो पहले नंबर पे है विक्रेता द्वारा वापस ली गई 3 कारों का मूल्य। ठीक है, विक्रेता ने 3 कार जो वापस ली हैं उनके, उसके पास उनका क्या मूल्य है, क्योंकि विक्रेता 20% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि विक्रेता है 20% रेट से डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से वो क्या लगाता है, डेप्रिसिएशन लगाता है। तो इसलिए विक्रेता ने जो 3 कार वापस ली हैं 20-20% रेट से डेप्रिसिएशन लगा करके कितनी वैल्यू बची है। तो पहले साल 3, क्योंकि 5 थी उनमें से 3 कार लिए, 1 कार की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, तो 3 कारों की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख गुना में 3, 3 लाख। अब 3 लाख पे पहले साल का डेप्रिसिएशन 20% रेट से 60,000 हो गया, रह गया कितना, 2,40,000 रुपये। ठीक है, 3 लाख माइनस 60,000, 2,40,000। आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 2,40,000 गुना में फिर 20%। ठीक है, उस पर फिर डेप्रिसिएशन 48,000 रुपये। तो विक्रेता के पास 31 मार्च 2010 को उसने उनकी वैल्यू लगाई है 1,92,000। ठीक है, तो उसने जो वापस ले ली है कार, तो एंट्री क्या रहेगी, दिल्ली मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कार्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है, देखो हमने दिल्ली मोटर अकाउंट बनाया ऊपर। ठीक है, उसमें 3 कार की वैल्यू कितनी लगाई गई है, 1,92,000। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि जो कार विक्रेता ने वापस ली है उन कार की वैल्यू क्रेता के पास कितने रुपए थी। ठीक है, तब क्रेता के पास 3 कार की वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख गुना में 3, 3 लाख रुपए, तो विक्रेता द्वारा वापस ली गई 3 कारों का क्रेता की पुस्तकों में मूल्य है, तो 1 लाख गुना में 3, 3 लाख। ठीक है, लेस 10% डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्रेता अपने पास 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है, 30,000 रह गए 2,70,000। ठीक है, फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही है इसलिए दोबारा फिर 30,000 रुपये घट गए, तो उसके पास वैल्यू थी 2,40,000 रुपये। तो क्रेता की बुक में तो
कितनी थी 2,40,000 रुपये। विक्रेता ने वो लगाई 1,92,000 रुपये। तो इससे क्या हुआ, क्रेता को, इट मीन परचेजर को लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 48,000 रुपये का। समझ आई बात, 2,40,000 में से 1,92,000 बता दो, ठीक है, क्योंकि क्रेता ने उनकी वैल्यू लगाई। उन क्रेता की बुक में तो मान लीजिएगा मैं हूँ खरीदार, मेरे पास तो उनकी वैल्यू है 2,40,000 रुपये, पर वेंडर के पास उनकी, वेंडर ने उनकी कम कीमत लगाई है, तो मेरे लिए तो लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया, 48,000 रुपये। अब इस लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे, ऊपर जो हमने कार अकाउंट बनाया है, तो कार अकाउंट में दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो लिखा हुआ है ना, जो पहले दिल्ली मोटर कार अकाउंट बनाया था, दिल्ली मोटर्स अकाउंट में हमने 2 कार अकाउंट, वैल्यू ऑफ 3 कार्स टेकन अवे 1,92,000 लिख दिया। तो दिल्ली मोटर्स अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, उनके लिए 1,00,000 कितनी थी 92,000, बैलेंस हो गया 1,44,000। ठीक है, अब इस 1,92,000 को हम कार अकाउंट में ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय दिल्ली मोटर्स वैल्यू ऑफ 3 कार्स टेकन अवे। ठीक है, तो 1,92,000। फिर लॉस हुआ 48,000 रुपये, जो कि हमने अभी देखा है। ठीक है, ये 48,000 रुपये, ये भी किस में जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड थी ना, वो कंपनी थी। ठीक है, रामा लिमिटेड कंपनी है ना, तो इसलिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे 48,000 रुपये। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे, 4,50,000 तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे 1,60,000 रुपये, जो कि उसके पास 2 कार बच गई, उनकी वैल्यू। यहाँ तक क्लियर। आगे अब किसकी बुक में एंट्री करेंगे हम, वेंडर की बुक में। तो नो प्रॉब्लम, जब परचेजर की बुक में एंट्री हो जाती है तो वेंडर की बुक में एंट्री करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो रामा लिमिटेड अकाउंट मेंटेन कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट ऑफ दिल्ली मोटर्स। ठीक है, बट इधर हो जाएगा टू हायर सेल्स अकाउंट 5,00,000। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना, डाउन पेमेंट का कर दिया 1,00,000 रुपी। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कितना, क्योंकि इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट हो गया था 48,000 रुपये, और बाय बैंक 1,00,000 प्लस 48,000 3,00,000 कैरी फॉरवर्ड, फिर उस पर इंटरेस्ट। फिर इधर हो जाएगा, जहाँ तो हमने वहाँ कार अकाउंट लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय गुड्स रिटर्न अकाउंट 1,92,000 रुपये, और बाय बैलेंस CD। ठीक है, उसके बाद होता है वे गुड्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मीन्स जो वेंडर होगा अपनी बुक में गुड्स रिटर्न अकाउंट बनाएगा, तो क्या लिखेंगे, ऊपर जो रामा लिमिटेड में बाय गुड्स रिटर्न लिखा, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टू रामा लिमिटेड 1,92,000 क्लोजिंग बैलेंस, देन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, टू बैंक एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब उन्होंने 15,000 रुपये रिनोवेशन पे खर्च किए हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, 15,000 एक्सपेंस हुए किस पे, रिनोवेशन पे, और फिर वो 2,20,000 रुपये में बेच दी। अब रामा लिमिटेड सॉरी गुड्स रिटर्न ली थी उसने 1,92,000 में, प्लस 15,000 रुपये उस पर क्या कर दिया, खर्च कर दिए। अब वो सेल कर दी कितने में, 2,22 में, 2,20,000 में सॉरी। तो सेल करेंगे तो बाय बैंक अकाउंट सेल से लिख देंगे, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। तो 2,20,000 रुपये में सेल की हैं, खर्चे थे हमारे कम, तो 13,000 रुपये क्या हो गए, प्रॉफिट। तो उसको लिखेंगे हम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बीइंग द बैलेंसिंग फिगर। समझ गए। एक्स ट्रांसपोर्टर लिमिटेड purchased from Manish Motors 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 ईच। ठीक है, 3 टेम्पो खरीदे मनीष मोटर से, 50,000 रुपये का एक है, हायर परचेज बेसिस पे 1 जनवरी 2003 को। 20% ऑफ द कॉस्ट वॉज टू बी पेड डाउन, 20% कॉस्ट डाउन पेमेंट कर दी। तो 20% कितना होगा भाई, 50 गुना में 3, 1,50,000 हो गए, 1,50,000 का 20% बताओ कितना हो गया, गुड। ठीक है, तो 30,000 रुपये तो उसी टाइम पेमेंट कर दी, और बाकी जो बच गया, कितना बच गया, 1,20,000 रुपये। रिमाइंडर रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल ऑन 31st December 2003, 31st December 2004 एंड 31st December 2005। इसका मतलब क्या हुआ, हम एनुअल 1 जनवरी को अकाउंट स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर को
अकाउंट्स क्लोज करते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर में पेमेंट हो रही है। इन्होंने कहा है कि बाकी जो बच गया 3 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। कितना बच गया? 1,20,000 बच गए। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स तो कितनी हो गई? 40,000 रुपए की एक हो गई। 1,20,000 रुपए देने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो 40,000 रुपए की किस्त बन गई। समझ आ गया? आगे बोल दिया उसने टुगेदर विद इंटरेस्ट, साथ में इंटरेस्ट देना है। इट मीन्स और इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो इंटरेस्ट अलग से देना है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है। इट मीन्स परचेजर अपने पास लगाता है डेप्रिसिएशन 20%। It paid the installment due at the end of the first year but couldn't pay the next on 31st December 2004। इट मीन्स वो पहली इंस्टॉलमेंट तो दे चुका है, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो कि 2004 में देनी थी, 31 दिसंबर 2004 में देनी थी, नहीं दे पाया। सेम है क्वेश्चन बिल्कुल। मनीष मोटर्स एग्रीड टू लीव वन टेम्पो, वो एक टेम्पो उसके पास छोड़ने के लिए सहमत हो गया with the purchaser adjusting the value of two other tempos against the amount due on the that date। तो दो टेम्पो वो वापस ले गया। the tempos recovered value valued on the basis of 30% depreciation annually। तो 30% depreciation लगा करके उनकी वैल्यू रिकवर हुई। ठीक है। बैलेंस मेथड कौन सा है? उसने मेथड नहीं बताया तो हम डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड ही लगाएंगे। ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है नीचे? हाँ बेटा जी, वो एक्सपोर्टर एक्स एक्सपोर्टर लगाता है ना, परचेजर लगाता है। बट नीचे देखो द टेम्पोज रिकवर्ड वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। तो इस वाले हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं है तो हम रिटर्न डाउन वाली मेथड यूज करेंगे। ठीक है। Messrs. Manish Motors incur 5,000 on repair of tempos, repossessed and resold them at a profit of 5% on the total cost. Write the necessary accounts in the books of both the parties for all the 3 years। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, वही है ना। देखो 1,50,000 रुपए हैं, डेप्रिसिएशन वो 20% रेट से लगा रहा है, 120 हो गया। अब फिर उसने 20% रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया, यहाँ तक करके छोड़ दो। अगले फिर उसमें जाओ, मनीष मोटर्स में जाओ, बाय टेम्पो 150, पेमेंट कर दी टू बैंक 30,000। ठीक है। रह गए एक बीस पे 9% इंटरेस्ट 10,800। पहली इंस्टॉलमेंट 40,000 प्लस इंटरेस्ट 50,800 हो गए। क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। देन कैरी फॉरवर्ड, फिर 80 पे 9% रेट से 7200 प्लस उधर 40,000। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया था ना वो। ठीक है। तो यहाँ तक करके अब हम क्या करेंगे, बैलेंस ना निकाल करके हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है। एग्रीड वैल्यू ऑफ टू टेम्पो, दो टेम्पो वापस ले लिए। तो एक था 50,000 रुपए का, दो कितने हुए? 1,00,000 के। वेंडर की बुक में 30% डेप्रिसिएशन, तो 30% डेप्रिसिएशन 30,000 हो गया, 70,000 बच गया, 70 पे 30% रेट, फिर 21,000। देखो रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड है ना। तो वेंडर ने उनकी कीमत लगाई 49,000। तो ये 49,000 हम दिखा देंगे यहाँ मनीष मोटर्स के अकाउंट में। टू टेम्पोज अकाउंट 31 दिसंबर 2004 को 49,000। समझ आ गया? अब इस 49,000 को ऊपर ले जाएंगे वापस, किसमें? टेम्पो अकाउंट में, बाय मनीष मोटर्स। वैल्यू ऑफ टू टेम्पोज टेकन अवे 49,000। ठीक है। अब ये देखते हैं कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। ये चेक करने के लिए हम परचेजर की बुक में एंट्री करेंगे। तो कैश प्राइस ऑफ टू टेम्पोज 50,000 मल्टीप्लाई टू। ठीक है, 1,00,000 रुपी, और 1,00,000 के फिर 20% डेप्रिसिएशन 20,000, 80,000 रह गए, 80 पर 20% डेप्रिसिएशन 64,000। ठीक है। तो मनीष मोटर ने 64,000 की जो परचेजर के पास टेम्पो थे वो 49,000 रुपये में लगाए हैं। तो लॉस हो गया 15,000 रुपये। तो इस 15,000 रुपये को हम टेम्पो अकाउंट में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे 15,000, और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 32,000। ठीक है। समझ आ गया?
अब इस 32,000 रुपये को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये लिख दिया 3 साल का अकाउंट मेंटेन करो। लास्ट लाइन पढ़ो, राइट नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर ऑल 3 years, 3 सालों का। इसे पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें 2 सालों का ही बोला था, इसलिए हमने सिर्फ 2 साल का बनाया। ठीक है, तो इसलिए दूसरे साल का बना देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 32,000 रुपये टेम्पो अकाउंट में, फिर उस पर 32,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगा दो, क्योंकि वो 20% तो क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही मनीष मोटर्स का बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया उनका मनीष मोटर्स में 31 दिसंबर 2004 में 38,800, कैरी फॉरवर्ड कर दो 38,800 पे, फिर इंटरेस्ट लगा दो 3438 हो गए, फिर अगली इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट है, प्लस अब क्योंकि लास्ट में पूरा पेमेंट करना है, सुनो लास्ट में तो हमने पूरा पेमेंट करना है, इसलिए टोटल हमारे कितने बनते हैं 41,638 ही बनते हैं, इसलिए हम 41,638 ही पेमेंट करेंगे, ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? इस टाइप से फिर वो करेंगे मनीष मोटर्स की बुक में, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का अकाउंट बना देंगे और बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया। गुड्स रिपोर्टेड अकाउंट बना देते हैं, इट मीन्स गुड्स रिटर्न अकाउंट। इसमें क्योंकि रिटर्न कितने में हुई थी, हम यहाँ से देखेंगे एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के अकाउंट में 49,000 रुपये में गुड्स रिटर्न हुई थी 31 मार्च 2004 को। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टू एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड 49,000 रुपये। अब उन्होंने 5,000 रुपये खर्च किए हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि 5,000 रुपये खर्च किए गए, तो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, देन कैरी फॉर क्रेडिट साइड में उन्होंने कितने में सेल किया, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन्होंने मेस्टर्स मोटर मनीष मोटर्स इनकर्ड 5,000 रिपेयर ऑफ टेम्पोज रिपोसेस्ड, जो टेम्पो वापस ले खर्च किए एंड रीसोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, और उनको वापस बेच दिया 5% प्रॉफिट पे। तो 5% प्रॉफिट कितना बना, तो जितना खर्चा हुआ है उस पर 5%, 49,000 रुपये में तो वापस लिए प्लस 5,000 खर्च हो गए, तो टोटल हो गए 54,000। तो 54,000 पे 5% ऐड करके उसने बेचा है उसको। ये पॉइंट समझ में आया? इन्होंने कहा है कि जो माल बेचा था उस पे 5,000 रुपये खर्चे हुए, तो जितने भी खर्चे थे उसके ऊपर 5% लगा करके उन्होंने सेल कर दिया। तो खर्च तो टोटल 54,000 हुए, 54 पे 5% ऐड कर दो तो बन गए टोटल 56,700। ठीक है, और फिर अब इस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो, 56,700 में से 54,000 घटा दो, बाकी हो गया प्रॉफिट, तो इसको लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2011 एक्स अ टेलीविजन डीलर, इट मीन्स एक्स कौन है, टेलीविजन डीलर है, बोट 5 टेलीविजन सेट फ्रॉम डॉल्फिन टेलीविजन कंपनी हायर परचेज। ठीक है, द कैश प्राइस ऑफ ईच सेट वॉज 20,000, 5 टेलीविजन खरीदे, कितने हो गए 1,00,000 रुपए के। इट वॉज एग्रीड दैट 25,000 शुड बी पेड इमीडिएटली, टोटल 1,00,000 रुपए में से 25,000 रुपये उसी टाइम पेमेंट कर दिए, रह गए 75,000 एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 30,000 ईच। देखो बाकी जो बच गए, देखो 1,00,000 के खरीदे टेलीविजन, 25,000 रुपये उसी टाइम दे दिए, रह गए 75,000, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में देने हैं जो कि 30,000 रुपये की एक होगी, तो 30 दिया 90,000 रुपये, देने हैं 75,000 रुपये। इट मीन्स क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, द टेलीविजन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, द बायर डेप्रिशिएट टेलीविजन सेट एट 20% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, 20% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है बायर, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। X paid cash down and 2 installments but failed to pay the last installment। क्या कहा इन्होंने, X ने जो डाउन पेमेंट करनी थी 20,000 रुपये की वो पेमेंट कर दी, साथ में 2 इंस्टॉलमेंट कर दी, परंतु वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट कर पाया। इसका मतलब लास्ट जो 30,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट वो नहीं पेमेंट कर पाया। Consequently, the television company repossessed 3 sets। ठीक है, टेलीविजन कंपनी ने 3 सेट वापस कर दिए, किसको,
डॉल्फिन को, ठीक है। लीविंग 2 सेट विद द बायर, 5 थे, 3 वापस कर दिए, 2 रह गई उसके पास। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ 3 सेट्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इंस्टॉलमेंट उनको एडजस्ट करेंगे। द सेट्स रिपोसेस्ड वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है भाई। वो 20% लगाता था परचेजर, वेंडर ने लगाया 30%। द सेट्स रिपोसेस्ड वर सोल्ड बाय द टेलीविजन कंपनी फॉर ₹30,000 आफ्टर नेसेसरी रिपेयर अमाउंटिंग टू 5,000, 5,000 रिपेयर करने के बाद, ठीक है। ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और रीडिंग कर लेते हैं। On 1st April 2011, X purchased a plant from Y on hire purchase system at a cash price of ₹4,000 payable in 4 annual installments. जस्ट स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी, अगर कोई पॉइंट नया होगा तो बता दूंगी, ठीक है। 1 अप्रैल 2011 को एक्स ने प्लांट परचेज किया वाई से हायर परचेज सिस्टम पे, कैश प्राइस 4 लाख रुपए है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में ड्यू है 4 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की एक, तो टोटल 4 ही हो गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, तो यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट नहीं है, पहली इंस्टॉलमेंट उसी टाइम दे दी, एग्रीमेंट साइन किया। एक्स राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इंटरेस्ट 12% रेट से चार्ज होता है, ठीक है, तो इट मीन्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। एक्स couldn't पे द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन 31st मार्च 2013, इट मीन्स 1 अप्रैल 2011 को खरीदी, पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 31 मार्च 2012 को, दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2013 को, इसका मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। वाई अरेंज्ड इमीडिएटली टू टेक बैक प्लांट विच कॉस्ट 160 अलाउइंग ₹1,10,000, क्या कहा इन्होंने कि एक्स ने उसी टाइम पे क्या कर लिया ना, सॉरी वाई ने उसी टाइम 1,60,000 रुपए लागत वाले प्लांट को 1,10,000 रुपए में लेने का प्रबंध किया। अब देखो क्या कहा इन्होंने, वाई अरेंज इमीडिएटली टू टेक बैक प्लांट विच कोस्ट ₹1,60,000, अब 1,60,000 रुपए की कॉस्ट थी, इसका मतलब क्रेता के पास जो हम कैलकुलेशन करते थे ना कि क्रेता के लिए उसकी कितनी वैल्यू होगी और वेंडर के लिए उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो वेंडर ने उसकी वैल्यू लगाई है 1,10,000 रुपए और क्रेता की बुक में उसकी वैल्यू थी 1,60,000 रुपए। मीन हम जो नीचे कैलकुलेशन करते थे ना अलग से कि कितने कितनी वैल्यू बची हुई है उन्होंने कितने लगाई है, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, परचेजर को 50,000 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। दैट एक्स पेड ऑल द इंटरेस्ट ड्यू टू द डेट टू दैट डेट ऑन द फुल अमाउंट, ठीक है। क्या कहा कि एक्स उस टाइम तक का जितना भी ब्याज होगा वो भुगतान करेगा, ठीक है। तो एक्स की बुक में प्लांट अकाउंट और वाई अकाउंट मेंटेन करना है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमें 1,10,000 रुपये में वो दे दिया है, ठीक है, 1,10,000 रुपये उसकी वैल्यू लगी है और उसके पास देख लेंगे 1,60,000 रुपये की जो वैल्यू का प्लांट था, इट मीन्स टोटल स्टार्टिंग में इस बात का ध्यान रखना कि ये प्लांट जो 4 लाख रुपए का था ना उसमें से 1,60,000 वाला 1,10,000 रुपये में लगाया है, सॉरी, तो 1,60,000 वाला कितने बचा हुआ है, तो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो 1,60,000 वाले पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% रेट से पहले साल, फिर दूसरे साल फिर 10% रेट से, वो 1,29,000 रुपये का था, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बोल दिया ना 50,000 रुपये लॉस हो गया, वो नहीं, बल्कि क्या होगा मैं भूल गई थी, तो 10% रेट से, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था टोटल प्लांट में से 1,60,000 वाला प्लांट 1,10,000 में लगाया, तो इट मीन पहले हम ये देखेंगे कि 1,60,000 वाला प्लांट की वैल्यू आज कितनी है, तो वो 2 साल पहले था, आज उसकी वैल्यू है 1,29,600, तो लॉस कितना हुआ, 1,10,000 रुपये में उसकी वैल्यू लगाई है तो 19,600 रुपये का लॉस हुआ। इसको हम यहाँ दिखा देंगे एक बार, तो प्लांट यहाँ वाई अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, टू प्लांट 1,10,000 रुपये में खरीदा है, ठीक है, इंटरेस्ट उसका अलग से दे रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और ऊपर लिखेंगे हम जो प्लांट अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे 1,10,000 रुपये में खरीदा, लॉस 19,600 रुपये हुआ, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 1,94,400 हो गया।
ठीक है।